सभी के सभी सीए फाइनल वाले बच्चों, चलो जी, अपन लोग आज ख़त्म करना चाह रहे हैं सेबी टेक ओवर रेगुलेशंस को। हम लोग पिछली क्लास तक रेगुलेशन 24 तक कवर कर चुके थे। आज हमें रेगुलेशन 24 के बाद जो बाकी बची रेगुलेशन है, बहुत हल्की सी है, उन्हें ख़त्म करना है। तो चलिए आइए एक एक करके रेगुलेशन को उठाना शुरू करते हैं जी। अब हम बात करते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ द एक्वायरर। भाई साहब, एक्वायरर साहब, आपको ये टेक ओवर कंप्लीट करने से पहले कुछ आपके रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ बनती हैं। वो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं देखना शुरू करते हैं। ऑब्लिगेशन पहला, फाइनेंशियल अरेंजमेंट फॉर फुलफिलिंग द पेमेंट ऑब्लिगेशन। ये जो आप करने जा रहे हो 25% के बाद जो आप और 26% एक्वायर करोगे, उसके लिए पैसा तो इकट्ठा है कि नहीं है। तो फिर prior to making the public announcement of an open offer, the acquirer shall ensure, हाँ जी क्या, that firm financial arrangement have been made for fulfilling the payment obligation under the open offer। जो लाइन अंडरलाइन की है ना, तो बस उसको ध्यान रख लेना कि मतलब पैसे का अरेंजमेंट हो चुका है। और इनफैक्ट तभी तो हमने कहा ना, एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता है आपको। तो पैसे का अरेंजमेंट हो चुका है, तभी ओपन ऑफर करना। अपने एक ज़िंदगी में मज़े मत लेना और ना हमसे मज़े लेना। In case of a failure to declare the alienation of the assets, alienation मतलब disposal। हाँ जी, कहता है in the event the acquirer has not declared an intention in the DPS and the letter of offer। ये letter of offer क्या होता है? letter of offer एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि सबमिट किया जाता है सेबी को, सबमिशन टू सेबी, ठीक है ना। तो जैसे ही आप डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट जारी करते हो, उसके बाद एक लेटर ऑफ ऑफर जो है सभी को जमा कर देते हो कि जी हमारा ये प्लान है, टेक ओवर का ये प्लान है, हमने फॉर्म अरेंजमेंट कर दिया है। तो जब एक्वायरर ने मान लीजिए लेटर ऑफ ऑफर के अंदर या डीपीएस के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं की है टू अलाइनेट एनी मटेरियल एसेट ऑफ द टारगेट कंपनी और एनी ऑफ इट्स सब्सिडरी, चाहे वो सेल हो, लीज हो, इनकम्बरेंस हो और अदरवाइज आउटसाइड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। हाँ, गुड सोल्ड कर रहा है वो तो समझ में आता है ना, वो तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में है ना। तो फिर एक्वायरर हम आपको करने भी नहीं देंगे वेयर ही हैज एक्वायर्ड द कंट्रोल। कहीं ऐसा ना हो कंट्रोल एक्वायर करने के बाद आप एसेट को बेचना शुरू कर दो। कितने साल तक नहीं कर सकते? 2 साल तक। पर्पस क्या है? ये नीचे लिखा हुआ है, ये मेरे जहाँ भी पर्पस आपको नजर आएगा ये मैंने लिखे हुआ है। टू अवॉइड अ सिचुएशन वेयर एक्वायरर इंटेंड टू गेट फंड, मतलब कहीं ऐसा ना हो फंड की कमी पड़ रही थी इसलिए तुमने टेक ओवर करके उसकी एसेट्स को बेचना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि योर सोल पर्पस वाज टू एक्वायर द कंपनी, अपनी दुश्मन कंपनी को एक्वायर करके उसको बर्बाद करना, उसकी एसेट्स को बेच बेच के उसको बर्बाद करना, आपका ये उद्देश्य है तो ये गलत है, ठीक है। तो यानी कि अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया था, या तो पहले पर्पस डिक्लेयर किया हो कि हम जी एसेट सेल करेंगे या इसकी सब्सिडरी के एसेट सेल करेंगे, नहीं किया था तो 2 साल तक ऑफर पीरियड खत्म होने के बाद, ध्यान रखना ये कीवर्ड है, ये एमसीक्यू के लिए रेलेवेंट है। 2 साल तक फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द ऑफर पीरियड आप उसकी एसेट को बेच नहीं सकते, अलाइनेट नहीं कर सकते। आगे फिर अगर मान लीजिए टारगेट कंपनी या सब्सिडरी कंपनी अपनी एसेट को अलाइनेट करना चाहती है, डिस्पाइट द इंटेंशन टू अलाइनेट नॉट हैविंग बीन एक्सप्रेस्ड बाय द एक्वायरर, मतलब अब एक्वायरर टेक ओवर कर चुका है और उसके बाद अलाइनेट करना चाहते हो, तो एक जरिया है, वो क्या? मेंबर से अप्रूवल ले लो। सच अलाइनेशन शैल रिक्वायर अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द टारगेट कंपनी बाय द वे ऑफ पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट क्या होता है? मतलब जब घर बैठे हुए मेंबर वोट करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी आ जाता है। पर्पस क्या है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स जो है ना वो पार्टिसिपेट कर सके वोटिंग के अंदर। तो इसलिए अगर स्पेशल रेजोल्यूशन बाय द पोस्टल बैलेट पास हो जाता है, एंड नोटिस फॉर सच पोस्टल बैलेट शेल कंटेन रीजन एज टू व्हाई द अलाइनेशन इज नेसेसरी, तो आप अलाइनेट कर सकते हो। यानी कि मैं कह सकता हूं अलाइनेशन अलाउड। कब अलाउड है? इस सिचुएशन में अलाउड है अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाए। पर्पस क्या है? स्टिल इफ एन अलाइनेशन रिक्वायर्ड प्रायर अप्रूवल बाय मेंबर्स थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन बाय द पोस्टल बैलेट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो नॉर्मली अलाइनेशन करने नहीं देंगे, करना चाहते हो तो एसआर पास करना पड़ेगा बाय द पोस्टल बैलेट।
नेक्स्ट पॉइंट, नॉट एंटाइटल्ड टू सेल शेयर ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड। देखो जी ऐसा है, तुम तो कंपनी को टेक ओवर करना चाह रहे हो ना, तो टेक ओवर करते हुए ऑफर पीरियड में आप अपने शेयर नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा होगा जिस टाइम आप ऑफर दोगे ना, तो उस टाइम शेयर के प्राइस में मूवमेंट आएगा, बड़ा मूवमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑफर दिया, सामने वाले ने काउंटर ऑफर दिया, आप उस काउंटर ऑफर वगैरह का फायदा उठा के शेयर बेच रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शेयर के मूवमेंट में अपवर्ड मूवमेंट आता है, तो उसका फायदा नहीं उठा सकते आप, और इस तरीके से शेयर बेच नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट, ये एमसीक्यू के लिए बहुत रेलेवेंट है, ध्यान रखना। एक्वायरर एंड पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो दे शैल बी जॉइंटली एंड सीवियरली रिस्पॉन्सिबल। ये बड़ा कीवर्ड है, जॉइंटली और सीवियरली कहेगा, जॉइंटली कहेगा, सीवियरली कहेगा, जॉइंटली एंड सीवियरली। तो जॉइंटली भी लायबल है एंड सीवियरली मतलब पर्सनली भी लायबल हैं। ऐसा हो सकता है कि पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट के पास अगर पैसे नहीं हैं, तो फिर उसका पैसा भी कौन चुकाएगा? एक्वायरर चुकाएगा। ठीक है, तो जॉइंटली एंड सीवियरली लायबल, अगर वो कुछ भी एप्लीकेबल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में सक्सेसफुल नहीं होते हैं, किन्हीं रेगुलेशंस का पालन नहीं करते हैं, तो पेनल्टी के लिए दोनों जॉइंटली एंड सीवियरली लायबल हैं। तो ये हमारे हुए सबके सब ऑब्लिगेशंस ऑफ द एक्वायरर। सिमिलरली हम आते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ द टारगेट कंपनी। टारगेट कंपनी कहीं ऐसे ना हो आपको लगे तो कि अब तो हमारा बगीचा लुट चुका है, अब तो हमारी फसल उजाड़ी जा चुकी है, तो अब पूरी आग ही लगा देते हैं। यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको पता लगे कि एक्वायरर आपकी कंपनी के ऊपर कंट्रोल लेने जा रहा है और आप कंपनी का बिजनेस डिस्ट्रॉय कर दो। भाई जब मकान मेरा कब्जा होने वाला है, तो मैं क्यों ना मकान में ही आग लगा दूं। इंसान की ये इंटेंशन हो सकती है, मगर ऐसी इंटेंशन रखना मत गलती से भी। तो अपॉन अ पब्लिक अनाउंसमेंट ओपन ऑफर फॉर एक्वायरिंग शेयर ऑफ द टारगेट कंपनी, the board of director of such target company shall ensure that during the offer period, business of the target company is conducted in the ordinary course consistent with the past practices. ठीक है, तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंटली बिजनेस को चलाते रहोगे आप। They shall not try to avoid their duties to cause damage to the interest of the acquirer and stakeholder of the target company. पर्पस लिखा हुआ है, ये जितने पर्पस लिखे हैं सब मैंने लिखे हैं आगे। फिर ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड, वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, अनलेस द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द टारगेट कंपनी बाय द वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन बाय द पोस्टल बैलेट इज ऑब्टेन्ड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द टारगेट कंपनी और एनी ऑफ इट्स सब्सिडरी शेल नॉट, पहला, मेटीरियल एसेट को अलाइनेट नहीं करेगी वेदर बाय द वे ऑफ सेल, लीज, इनकम्बरेंस और एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट देयर ऑफ आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। मतलब क्या सेल ऑफ गुड्स कर सकती है? यस, sale of goods allowed as in ordinary course। तो जो भी ऑर्डिनरी कोर्स में वो अलाउ है, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है उसके लिए, नो एसआर रिक्वायर्ड। तो यानी कि आप अलाइनेशन ऑफ द एसेट नहीं करोगे। सिमिलरली आप कोई भी बोरोइंग नहीं करोगे आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। अचानक से ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन ले लिया ताकि मरो, किसके लिए रख दिया? एक्वायरर के लिए, ऐसा गलत है। इशू और अलॉट एनी ऑथराइज्ड बट अनइशूड सिक्योरिटीज एंटाइटलिंग द होल्डर टू अ वोटिंग राइट। वाह 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 वाह, ये खेल नहीं खेलोगे। यानी कि कोई ऑथराइज बट अनइशूड, मतलब ऑथराइज शेयर कैपिटल है, फिर उसके बाद इशूड शेयर कैपिटल ऑथराइज से कम होती है, अब आपने अचानक शेयर इशू कर दिए। अब जब आप शेयर इशू कर दोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे तो फिर टारगेट कंपनी के लिए उतना मुश्किल होता जाएगा शेयर्स एक्वायर करना, क्योंकि एडिशनल शेयर होल्डर और आ गए हैं। पहले 10 लाख शेयर थे, अब 20 लाख शेयर हो गए हैं, तो फिर टारगेट कंपनी के लिए आपने मुश्किल क्रिएट कर दी, एक्वायरर के लिए मुश्किल क्रिएट कर दी ना। ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, नो एडिशनल इशू। ठीक है, आगे, प्रोवाइडेड दैट द टारगेट कंपनी और इट्स सब्सिडरी में, हाँ जी कुछ काम कर सकते हो आप, कुछ ऐसे काम है जिन पे कोई दिक्कत नहीं है। पहला, इशू और अलॉट शेयर्स अपॉन कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। भाई रिडीमेबल कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे, और ये इशू कब किए गए थे? इशू प्रायर टू द पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द ओपन ऑफर। तो उनकी कन्वर्जन की डेट आ रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, issue or allot the share pursuant to any public issue in respect of which the red herring prospectus has been filed with the ROC prior to the public announcement of the open offer। मान लीजिए प्रोस्पेक्टस जो है पहले से ही ROC को फाइल किया जा चुका है, अब इतने में एक ये टेक ओवर प्लान आ गया, तो आप करो इशू, कोई दिक्कत नहीं, उसको रोकोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप करो। क्यों? क्योंकि आप IPO पहले ही अनाउंस कर चुके हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब प्रोस्पेक्टस जिसके अंदर एग्जैक्ट प्राइस नहीं दिया जाता, एग्जैक्ट प्राइस जो है वो बाद में निकलता है बुक बिल्डिंग के थ्रू। तो वो बुक बिल्डिंग क्या होती है, ICDR के अंदर सिखाऊंगा कि बुक बिल्डिंग कैसे होती है। नेक्स्ट, तो टारगेट कंपनी तुम ये करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या? कन्वर्टेबल सिक्योरिटी को कन्वर्ट करो। अगर जो इशू हुई थी पब्लिक अनाउंसमेंट से पहले, शेयर जो आप इशू करने जा रहे हो जिसके लिए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पहले ही जमा हो चुका है, आप इशू करो शेयर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इशू और अलॉट शेयर परसुएंट टू एनी राइट इशू इन रिस्पेक्ट ऑफ विद द रिकॉर्ड डेट पहले से ही अनाउंस हो चुकी थी प्रायर टू द पब्लिक अनाउंसमेंट। यानी कि अगर पहले से ही रिकॉर्ड डेट अनाउंस हो चुकी थी, राइट शेयर्स अनाउंस हो चुके थे, अब राइट शेयर अनाउंस होने के बाद, रिकॉर्ड डेट अनाउंस होने के बाद अब एकदम टेक ओवर का प्लान आ गया सामने, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अब राइट शेयर प्रोसीड करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्वायरर हम क्या कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन तो आपके सामने ही थी, और क्या। सिमिलरली तो ये काम तो आप कर सकते हो, दीज आर अलाउड, वी डोंट हैव एनी इशू। यानी कि आप राइट शेयर्स अगर पहले अनाउंस हो चुके थे, यू कैन इशू। प्रोस्पेक्टस पहले ही जमा हो चुका था, यू कैन प्रोसीड्स। कन्वर्जन ऑफ द कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, यू कैन गो अहेड। ठीक है जी, आगे। बट आप कोई बायबैक वगैरह ऐसा नहीं इंप्लीमेंट कर सकते। इंप्लीमेंट एनी बायबैक ऑफ द शेयर और इफेक्ट एनी अदर चेंज टू द कैपिटल स्ट्रक्चर। बायबैक वगैरह अलाउ नहीं करेंगे हम आपको। क्या पता लगा बायबैक करके आप मार्केट से सिक्योरिटियां उठाना चाहते हो ताकि उसके लिए कुछ बचे ही ना एक्वायरर के लिए, ऐसा नहीं। फिर एंटर इनटू और अमेंड और टर्मिनेट एनी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट टू विच द टारगेट कंपनी और एनी ऑफ इट्स सब्सिडरीज पार्टी outside the ordinary course of the business whether such contract is with the related party। मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस के बाहर अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फॉर एग्जांपल आप कोई बड़ा मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट से फॉर एग्जांपल मशीनरी करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका आगे टेक ओवर अमेलगमेशन वगैरह का प्लान है, अमेलगमेशन आगे आपका प्लान है, मर्जर वगैरह का प्लान है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे चेंज नहीं करोगे। अब आगे एक्वायरर उसे टेक ओवर करेगा अगर वो कंट्रोल ले रहा है तो। ठीक है। एक्सेलरेट एनी कंटिंजेंट वेस्टिंग ऑफ अ राइट ऑफ एनी पर्सन टू whom the target company or any of its subsidiary may have an obligation, whether such obligation is to acquire share of the target company by the way of employee stock option or otherwise। क्या मतलब है? कहता है टारगेट कंपनी क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है स्टेक ऑफ द पार्टिकुलर शेयर होल्डर टू डिस्टर्ब द टेक ओवर बाय द एक्वायरर। फॉर एग्जाम्पल, किसी पार्टिकुलर डायरेक्टर को जिसे स्टॉक ऑप्शन मिलने थे उसका राइट इंक्रीज कर दिया, उसको राइट इंक्रीज कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे कहा के लिए हम तुझे और शेयर्स देते हैं, और ईसॉप्स के अंदर हम तुझे शेयर्स देते हैं, या फिर स्वेट इक्विटी ऑप्शन देते हैं। किस लिए? ताकि उसकी स्टेक बढ़ जाए। अब उसकी स्टेक बढ़ जाए और एक्वायरर का जो कंट्रोल है वो वीक पड़ जाए, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप एक्सेलरेट मतलब इंक्रीज नहीं कर सकते। कोई कंटिंजेंट वेस्टिंग ऑफ अ राइट ऑफ अ पर्सन, यानी कि स्वेट इक्विटी या ईसॉप्स की फॉर्म में किसी का राइट, किसी का वेस्टिंग राइट इंक्रीज नहीं कर सकते कि जहां हमने तेरे को ये शेयर दिए। क्यों? क्योंकि तेरी शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगी। स्वेट इक्विटी तो वैसे डिस्काउंट पे होते हैं, तो फिर कहीं तुमने बाद में स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए हैं, या फिर ईसॉप्स वगैरह इशू कर रहे हो, जितना राइट था अगर पहले से अनाउंस थे, कन्वर्टेबल थे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट अचानक से तुमने किसी राइट को इंक्रीज कर दिया, ये अलाउ नहीं है। ठीक है जी। फिर कहता है वोटिंग बाय द टारगेट एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी इन एनी जनरल मीटिंग ऑफ द सब्सिडरी ऑफ द टारगेट कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर रेफर टू इन सब रेगुलेशन नंबर 2। जितने भी मैटर सब रेगुलेशन नंबर 2 के अंदर दिए गए हैं, जब भी जनरल मीटिंग होगी ऑफ द सब्सिडरी ऑफ अ टारगेट कंपनी, दोबारा बोलता हूं, इन एनी जनरल मीटिंग ऑफ द सब्सिडरी ऑफ द टारगेट कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर रेफर टू इन सब रेगुलेशन नंबर 2। अब देखो जी, टारगेट कंपनी की सब्सिडरी की मीटिंग है, तो टारगेट कंपनी के पास वोटिंग पावर है। द टारगेट कंपनी क्या करना चाहती है कि बेटा हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी लेके डूबेंगे, ऐसी जगह वोट डालेंगे कि डिस्ट्रॉय करके जाएंगे इस कंपनी को। तो लॉ कहता है हैंग ऑन, द टारगेट कंपनी
एंड इट्स सब्सिडरीज, और इसकी जो सब्सिडरी कंपनियां हैं जो कि उस सब्सिडरी में होल्ड करती हैं, shall vote in a manner consistent with the special resolution passed by the shareholder of the target company। यानी कि जहां पर शेयर होल्डर ऑफ द टारगेट कंपनी पहले कहेंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे, उस रेजोल्यूशन के मुताबिक ही टारगेट कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनियों में वोट करेगी। यानी कि स्टेप नंबर 1, स्पेशल रेजोल्यूशन इन टारगेट कंपनी। स्टेप नंबर 2, वोटिंग बाय target company along with its other subsidiaries in general meeting of one of its subsidiary। समझ गए? तो सबसे पहले क्या होगा, अगर किसी भी सब्सिडरी की जनरल मीटिंग में वोटिंग पावर एक्सरसाइज की जा रही है तो सबसे पहले टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के बाद जो उस स्पेशल रेजोल्यूशन में अप्रूवल दी गई है शेयर होल्डर के द्वारा, वही वोटिंग राइट एक्सरसाइज करेगी टारगेट कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी के द्वारा, और अपनी बाकी कंपनियों के द्वारा भी यही इंश्योर करवाएगी, बाकी सब्सिडरीज के द्वारा भी। ठीक है जी, आगे। अब कहीं ऐसा ना हो कि एक्वायरर ने एक्वायर करने के लिए नोटिफिकेशन दे दी और आप डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट जारी होने के बाद अब क्या कर रहे हो, कोई कॉर्पोरेट एक्शन की डेट अनाउंस कर रहे हो। हम आपको ये कॉर्पोरेट एक्शन की डेट अनाउंस नहीं करने देंगे आफ्टर द थर्ड डेट, ऑन और आफ्टर द थर्ड वर्किंग डे, ऑन और आफ्टर थर्ड वर्किंग डे प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द टेंडरिंग पीरियड। टेंडरिंग पीरियड कमेंस होने के बाद आप लालच देना चाहते हो शेयर होल्डर को, ओ शेयर होल्डर रुको, टेंडरिंग मत करो, हम तुम्हें राइट देंगे, हम तुम्हें बोनस देंगे, हम तुम्हें डिविडेंड देंगे, वाह 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 वाह, अंटिल द एक्सपायरी ऑफ टेंडरिंग पीरियड। भाई एक काम करो ना, आप कोई भी रिकॉर्ड डेट वगैरह अनाउंस नहीं कर सकते, आपके पास 16 दिन का समय था भाई। इनफैक्ट पहले 15 दिन का समय था कि आप इस बिड के लिए काउंटर बिड कर सकते थे, आपने नहीं किया। फिर अगले 16 दिन भी थे कि काउंटर पे काउंटर होते, आपने वो भी नहीं किए। अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया कि जब 16 दिन का पीरियड का तो आप यूज नहीं कर रहे, पहले 15 दिन थे, काउंटर करना था, नहीं किया। अब होगा क्या, अब टेंडरिंग पीरियड शुरू होगा। टेंडरिंग पीरियड शुरू होने से पहले आपने ल्यूक्रेटिव ऑफर दे दिया कि लो हम आपको डिविडेंड देंगे, हम ये देंगे वो देंगे, ताकि आप डील को खराब करना चाह रहे हो। नहीं, ऐसा अलाउ नहीं हो सकता। तो इसलिए पर्पस नीचे लिखा होगा, शायद मैंने लिखा तो था, नो बोनस राइट स्पेशल डिविडेंड एक्सेट्रा शैल बी ऑफर्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ टेंडरिंग पीरियड। तो आप टारगेट कंपनी ये गेम नहीं खेलोगे, ये गंदे गेम है। आगे ये बहुत अच्छा पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमेटी ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखो जी, डीपीएस अनाउंस होने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ टारगेट कंपनी क्या करेंगे, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एक कमेटी बनाएंगे। ये बेहतरीन स्टेप है लॉ मेकर का कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। और इंडिपेंडेंट कमेटी डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होगी उसमें वो रिकमेंडेशन देंगे कि हाँ जी ये वो क्या रिकमेंड करते हैं, वो एक्वायरर के बारे में, इस डील के बारे में क्या सोचते हैं वो, टू प्रोवाइड रीजन्ड रिकमेंडेशन। रीजन्ड मतलब प्रॉपर लॉजिकल recommendation on such open offer and the target company shall publish such recommendation। और टारगेट कंपनी इन रिकमेंडेशन को पब्लिशिंग भी करेगी, प्रोवाइडेड दैट सच कमिटी शैल बी एंटाइटल्ड टू सीक द एक्सटर्नल प्रोफेशनल एडवाइस एट द एक्सपेंस ऑफ द टारगेट कंपनी। यानी कि इसके लिए ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कमेटी है, तो ये एक्सपर्ट एडवाइस भी आउटसाइडर से ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, किसके द्वारा, टारगेट कंपनी के द्वारा। टारगेट कंपनी की ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कमेटी है, ये क्या करेगी, एक रीजन्ड रिकमेंडेशन देगी, रीजन्ड, सीजन नहीं, रीजन्ड रिकमेंडेशन देगी।
ऑन सच ओपन ऑफर और टारगेट कंपनी शैल पब्लिश सच रिकमेंडेशन, इसे पब्लिकेशन भी किया जाएगा। पब्लिकेशन कहां किया जाएगा? सेम न्यूज़पेपर में अभी हम पढ़ेंगे जहां पर वो डीपीएस अनाउंस की गई थी। प्रोवाइडेड दैट सच कमिटी शैल बी एंटाइटल्ड टू सीक द एक्सटर्नल एडवाइस एज वेल, तो मतलब किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, किसी भी एक्सपर्ट वगैरह से भी एडवाइस ले सकते हैं। ड्यूटीज ऑफ द कमिटी ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़िएगा। The committee of the independent director shall provide its written reasoned recommendation of the open offer to the shareholder of the target company, and such recommendation shall be published in such form as may be specified at least 2 working days before the commencement of the tendering period, ताकि shareholder final decision ले सकें, in the same newspaper where the public announcement of the open offer was published। यानी कि वो जो 3 न्यूज़पेपर थे उन्हीं के अंदर ये भी पब्लिश की जाएगी, and simultaneously उसकी कॉपी सेंड की जाएगी किसको? द बोर्ड मतलब सेबी। ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस को भी की जाएगी जहां पर शेयर ऑफ द टारगेट कंपनी आर लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज शेल फोर्थविथ डिसेमिनेट सच इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक, वहां पे डिस्क्लोजर भी आ जाएगा स्टॉक एक्सचेंज पे। एंड टू द मैनेजर ऑफ द ओपन ऑफर, अभी ये मैनेजर के रोल पे अभी आने वाला हूं मैं, वेयर देयर आर कंपीटिंग ऑफर्स टू मैनेज द ओपन ऑफर फॉर एवरी कंपीटिंग ऑफर, where they are competing offer, same shall be sent to the where there are competing offer to the manager to the open offer for every competing offer। से फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि टारगेट कंपनी के लिए किसी थर्ड कंपनी कोई एक और सेकंड एक्वायरर हो गया हो, तो उसके मैनेजर को भी कोई और कंपीटिंग कंपनी का अगर मैनेजर है, सेकंड एक्वायरर कोई उभर के आया कंपीटिंग पीरियड में, मैनेजर ऑफ कंपीटिंग ऑफर। अब ये मैनेजर का रोल क्या होता है अभी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इन सबको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कमेटी की जो भी रिकमेंडेशन है वो सब शेयर की जाएगी, ठीक है जी। वेरिफिकेशन ऑफ शेयर्स, देखो जी एक्वायरर जब आपके शेयर टेक ओवर जब लेने जा रही है तो फिर ये शेयर जो भी ला रहे हैं शेयर होल्डर, ये जेन्युइन शेयर होल्डर है या नहीं, इस बात का डिसीजन कौन लेगा? इस बात के लिए टारगेट कंपनी पूरी हेल्प करेगी एक्वायरर की। वेरिफिकेशन रिगार्डिंग द नेम ऑफ शेयर होल्डर, नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय हिम एक्सेट्रा सब में मदद करेगी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ टारगेट कंपनी शैल फैसिलिटेट द एक्वायरर इन वेरिफिकेशन ऑफ शेयर टेंडर्ड इन एक्सेप्टेंस ऑफ द ओपन ऑफर, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एंड कॉपरेशन टू द एक्वायरर। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि आप अवेलेबल कराओगे सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स upon fulfillment by the acquirer of the condition required under these regulation, the board of director, याद होगा ना हमने जब बात की थी शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में काम करेंगे, जब हम बात कर रहे थे कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट की सेक्शन 235 एंड 236 के अंदर भी, तो भाई साहब आप शेयर ट्रांसफर एजेंट का काम इंश्योर करोगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द टारगेट कंपनी शैल विदाउट एनी डिले रजिस्टर करेंगे ट्रांसफर ऑफ शेयर एक्वायर्ड बाय द एक्वायरर इन फिजिकल फॉर्म, वेदर अंडर द एग्रीमेंट और फ्रॉम द ओपन मार्केट और परसुएंट टू द ओपन ऑफर। जैसे भी वो शेयर एक्वायर कर रहे हैं मतलब यू विल इंश्योर कि शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं। अच्छा, डीमेट वगैरह के अंदर जगह अगर शेयर ट्रांसफर हुआ तो डेट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द डिपॉजिटरी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुम्हारा रोल यहां पर आता है। एक बार सबको रिकॉल कर दें क्या क्या ड्यूटीज बनती है टारगेट कंपनी की। देखिएगा टारगेट कंपनी की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस ढंग से चलाते रहोगे, कोई भी बिजनेस के अंदर अड़ंगा नहीं डालोगे, जैसे चल रहा था बिल्कुल ऑर्डिनरी कोर्स में वैसे ही चलाते रहोगे। दूसरी बात, ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड जब तक कि मेंबर्स के अप्रूवल ना मिल जाए बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन पास थ्रू द पोस्टल बैलेट, तो टारगेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर उनकी सब्सिडरियां कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगी जो रिजल्ट इनटू क्या रिजल्ट होगा जिसका मटेरियल एसेट्स कोई सेल हो रही है आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी, मटेरियल बोरोइंग आप लेके जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी शेयर्स जो अनइशूड थे अभी तक उसे इशू करने जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट हाँ, शेयर इशू कर सकते हो अगर वो कन्वर्टेबल थे और पहले से इशू हुए पड़े थे। दूसरी बात, आप शेयर्स इशू कर सकते हो अगर उनके लिए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पहले से ही इशू होकर आरओसी के पास जमा भी हो चुका था, आप शेयर्स इशू कर सकते हो अगर राइट शेयर्स हैं वो और पहले से ही राइट शेयर्स की डेट वगैरह अनाउंस हो चुकी थी। इसके अलावा अब आप जो काम नहीं कर सकते उसमें बायबैक आप बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर कोई भी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जो आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस हुआ है उसे आप टर्मिनेशन का काम नहीं कर सकते। फिर अचानक से किसी शेयर होल्डर को राइट वेस्ट नहीं करवा सकते इन द फॉर्म ऑफ स्वेट इक्विटी या फिर ईसॉप्स वगैरह के फॉर्म में उसका राइट बढ़ा नहीं सकते ताकि डिस्टर्ब कर दो आप एक्वायरर की शेयर होल्डिंग को, ऐसा नहीं कर सकते। फिर
अगर मान लीजिए आपके सब्सिडरी कंपनी में कोई रेजोल्यूशन पास होना है तो उस रेजोल्यूशन पे वोट करते हुए टारगेट कंपनी, पहले आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे अपनी कंपनी में, और आपके जो स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू मेंबर जो अप्रूवल देंगे उसी अप्रूवल के अनुसार आप जाके अपनी सब्सिडरी कंपनी में खुद भी और अपनी सब्सिडरी के थ्रू भी वोट डलवाओगे। फिर रिकॉर्ड डेट कोई भी अनाउंस नहीं कर सकते, टेंडरिंग पीरियड शुरू होने से पहले आप कोई रिकॉर्ड डेट अनाउंस करके कोई ल्यूक्रेटिव ऑफर या बोनस वगैरह अनाउंस नहीं करोगे। फिर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करोगे जिसका काम होगा रिकमेंडेशन देना इस पूरी के पूरे टेक ओवर के ऊपर। फिर ये कमेटी जो है वो आउटसाइड लीगल एडवाइस वगैरह या एक्सटर्नल प्रोफेशनल एडवाइस प्राप्त कर सकती है। यस, कमेटी ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का काम क्या है, ये कमेटी आपस में मीट करके रिकमेंडेशन देगी एक्चुअल में टेंडरिंग पीरियड शुरू होने से पहले, कि ताकि शेयर होल्डर्स को मदद हो सके कि हाँ जी क्या ये जो होने जा रहा है ये सही है या नहीं है। अच्छा, इसकी रिकमेंडेशन कब तक आ जानी चाहिए ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। at least and such recommendation shall be published at least 2 working days before the commencement of the tendering period। कहाँ पर आनी चाहिए, न्यूज़पेपर में जहाँ पर पब्लिक अनाउंसमेंट भी की गई थी, और इस रिकमेंडेशन की कॉपी सेबी के पास भी जाएगी और मैनेजर टू द ओपन ऑफर के पास भी जाएगी, स्टॉक एक्सचेंज के पास भी जाएगी, और अगर कोई कॉम्पीटिंग ऑफर आया है तो उस मैनेजर के पास भी जाएगी। फिर वेरिफिकेशन ऑफ शेयर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द टारगेट कंपनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि ताकि एक्वायरर स्मूथली टेक ओवर कर सके, उसके लिए वेरिफिकेशन ऑफ शेयर आप करके दोगे। रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के अंदर जो जितनी भी एंट्रियां वगैरह करनी है वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यू विल इंश्योर, ताकि स्मूथली टेक ओवर कंप्लीट किया जा सके। ठीक है जी, और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, फिर आता है ऑब्लिगेशन ऑफ द मैनेजर टू द ओपन ऑफर। देखो जी, मैनेजर कौन है? अब भाई साहब एक्वायरर, जब एक्वायरर ये पूरी प्रोसेस ये करता है तो एक्वायरर के पास शायद इस बात की स्पेशलाइजेशन ना हो, तो इसके लिए एक्वायरर मदद ले सकता है किसी मर्चेंट बैंकर की। अब ये जो मर्चेंट बैंकर होता है यहाँ पर ये रोल निभाता है किसका, मैनेजर का। तो मैनेजर एक्वायरर के बिहाफ पर स्टेप लेता है और रिपोर्ट करता है सीधा किसको, सेबी को। पहली बात, सेबी को रिपोर्टिंग किस बात की होगी कि एक्वायरर सारी कंडीशंस को पूरा कर रहा है कि नहीं, एक्वायरर लॉ की सारी रिक्वायरमेंट को मेट कर रहा है कि नहीं, ये सारी रिक्वायरमेंट चाहे पब्लिक अनाउंसमेंट ढंग से हुई है कि नहीं, डीपीएस ढंग से हुई है कि नहीं, सारा का सारा कानून का पालन किया जा रहा है कि नहीं, ये इंश्योर करना पड़ेगा मर्चेंट बैंकर को जो यहाँ पर मैनेजर के रूप में काम कर रहा है। तो पढ़िएगा मर्चेंट बैंकर appointed to ensure compliance। ठीक है जी, एक्वायरर इसे अपॉइंट करेगा। तो प्रायर टू द पब्लिक अनाउंसमेंट बीइंग मेड द मैनेजर टू द ओपन ऑफर शैल इंश्योर दैट एक्वायरर के पास फंड है और वो इसे कंप्लीट कर सकता है। द फर्म अरेंजमेंट फॉर द फंड थ्रू वेरिफिकेबल मीन्स हैव बीन मेड बाय द एक्वायरर, पैसा अरेंज कर लिया गया है। फिर ये जितनी भी ब्लू में लाइन है ना, इन्हें अंडरलाइन कर देना, बस यही रेलेवेंट है और कुछ नहीं है। हाँ जी, ट्रू, फेयर एंड एडिक्वेट इन ऑल द मटेरियल रिस्पेक्ट, ये जो ओपन ऑफर दिया गया है या फिर जो पब्लिक अनाउंसमेंट की गई है या फिर जो डीपीएस दिया गया है या जो लेटर ऑफ ऑफर सेबी को दिया गया है वो एकदम सही है, सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं है। द मैनेजर टू द ओपन ऑफर शैल फर्निश टू द बोर्ड मतलब सेबी एक ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट जरूर सबमिट करेगा, सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द ड्राफ्ट लेटर ऑफ द ऑफर। ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट मतलब एवरीथिंग कंप्लाइड का एक सर्टिफिकेट जरूर जमा करेगा। कौन, मैनेजर, ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, किसकी, मैनेजर की। फिर मैनेजर टू द ओपन ऑफर शैल इंश्योर दैट मार्केट इंटरमीडियरीज, जो भी स्टॉक ब्रोकर्स बीच में इन्वॉल्व हैं, जो भी वेंचर कैपिटलिस्ट बीच में इन्वॉल्व हैं, जो भी म्यूचुअल फंड बीच में इन्वॉल्व हैं, दे आर रजिस्टर्ड विद द बोर्ड। ठीक है जी। फिर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो डिलीजेंस एक्सरसाइज करे। ओपन ऑफर शैल एक्सरसाइज डिलीजेंस, केयर एंड प्रोफेशनल जजमेंट टू इंश्योर द कंप्लायंसेस, एक एक चीज कंप्लाई हो रही है, प्रोफेशनल बिहेवियर रखोगे। मैनेजर टू द ओपन ऑफर शैल नॉट डील ऑन हिज ओन अकाउंट, खुद डील नहीं करोगे इन द शेयर ऑफ द टारगेट कंपनी ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड। फिर मैनेजर टू द ओपन ऑफर शैल फाइल अ रिपोर्ट विद द बोर्ड विद इन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द टेंडरिंग पीरियड confirming status of the completion of the various open offer requirement। कितने % शेयर उसने एक्वायर किए, ये सब कुछ रिपोर्ट बना के किसको सबमिट करेगा, ये बोर्ड को। कौन, मैनेजर। तो ये मैनेजर
कौन होता है मर्चेंट बैंकर, किस लिए अपॉइंट किया जाता है एक्वायरर के द्वारा, किस लिए अपॉइंट किया जाता है ताकि सेबी के पास हर इंफॉर्मेशन जेन्युइन आती रहे। ये प्रोफेशनल आदमी है भाई साहब, सेबी को रिपोर्ट करेगा, अपॉइंट बेशक इसे एक्वायरर करेगा। तो फिर इसका काम क्या है कि एक्वायरर क्या ओपन ऑफर को इंप्लीमेंट कर पाएगा, दूसरा एक्वायरर के पास क्या फंड का अरेंजमेंट है, तीसरा एक्वायरर ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है सारी जेन्युइन है, कुछ भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट भी बना के देगा सेबी को ये एक्वायरर के ऊपर। फिर इंश्योर करेगा जो भी इंटरमीडियरी इस पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे रजिस्टर्ड है। इंटरमीडियरी जो कि सेबी के पास सेक्शन 12 में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ना, वो सब के सब रजिस्टर्ड हैं। फिर ये बीच में ये खुद टारगेट कंपनी के शेयर में डीलिंग नहीं करेगा। फिर 15 दिन 15 वर्किंग डेज के अंदर फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द टेंडरिंग पीरियड एक पूरी कंप्लायंस रिपोर्ट बनाकर पूरी की पूरी सेबी के साथ शेयर करेगा। ये मैनेजर ऑफ द ऑफर या मैनेजर टू द इशू, इसका ये काम है। फिर डिस्क्लोजर रिलेटेड प्रोविजंस, रेगुलेशन नंबर 28। हाँ जी, बड़ी इजी सी है। क्या कहता है, कहता है डिस्क्लोजर शेल बी ऑफ द एग्रीगेट शेयर होल्डिंग एंड वोटिंग राइट ऑफ द एक्वायरर और प्रमोटर ऑफ द टारगेट कंपनी और एवरी पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट विद हिम। द डिस्क्लोजर शेल बी ऑफ द एग्रीगेट शेयर होल्डिंग एंड वोटिंग राइट ऑफ द एक्वायरर or promoter of the target company or person acting in concert with him. The acquisition and holding of any convertible security shall also be regarded as share. Disclosure of such acquisition and holding shall be made accordingly. Upon receipt of the disclosure, the stock exchange shall forthwith disseminate the information so received. क्या मतलब है इसका, चले देखते हैं। अब केवल अगर रेगुलेशन 28 को पढ़ा जाए तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये डिस्क्लोजर क्या कहना चाह रही है, सिवाय इस चीज़ के कि एग्रीगेट शेयर होल्डिंग एंड वोटिंग राइट एक्वायरर की भी बतानी है, प्रमोटर ऑफ द टारगेट कंपनी की भी बतानी है और एवरी पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट की भी बतानी है। पर कहाँ बतानी है, क्या बतानी है, कब बतानी है, किसे बतानी है। एक्चुअल में रेगुलेशन अपने आप में कुछ ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करती, बट ये रेगुलेशन पढ़ी जानी चाहिए। दिस रेगुलेशन is in connection with regulation number 29, 30 and 31। तो इनके कनेक्शन में पढ़ी जानी चाहिए। तो यानी कि 29, 30 एंड 31 के कनेक्शन में ये रेगुलेशन पढ़ी जानी चाहिए जो कहती है कि डिस्क्लोजर जब भी होगा 29, 30 और 31 रेगुलेशन के अंदर 29, 30 एंड 31 में डिस्क्लोजर की बात की गई है। तो डिस्क्लोजर किसका होगा, डिस्क्लोजर होगा एक्वायरर का, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट का और प्रमोटर ऑफ द टारगेट कंपनी का। इन तीनों के डिस्क्लोजर की बात की गई है। इनफैक्ट जब हम डिस्क्लोजर करेंगे वोटिंग राइट्स का या शेयर होल्डिंग का, तो उसमें जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी होगी उसे भी हम शेयर्स ही मान के चलेंगे, ठीक है। एंड डिस्क्लोजर ऑफ सच एक्विजिशन एंड होल्डिंग शेल बी मेड अकॉर्डिंगली। यानी कि ले देकर मैं क्या कह सकता हूँ, ले देकर मैं एक लाइन कह सकता हूँ, वो क्या कि एज पर सॉरी इन परचुएंस ऑफ डिस्क्लोजर इन रेगुलेशन नंबर 29 to 31 securities including convertible of acquirer plus person acting in concert plus promoters of target company to be disclosed। तो इन तीनों की सिक्योरिटीज का प्रॉपर डिस्क्लोजर होगा, ठीक है जी। तो क्या कहता है जी, स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगी, जैसे उसके पास डिस्क्लोजर आएगा ये इन्फॉर्मेशन वो डिसेमिनेट कर देगी, अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल देगी। अच्छा, जब मैं कहता हूँ इनकम्बरेंस कहाँ पर यूज होगा, देखिएगा इनकम्बरेंस के सबसे लास्ट में एक नोट लिखा हुआ है, रेगुलेशन नंबर 29(4) के रेफरेंस में यूज होगा। बट फिलहाल इनकम्बरेंस का मतलब क्या है, एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्री एंड मार्केटेबल टाइटल टू द शेयर्स। मतलब अब ये शेयर आगे नहीं बिक सकते, आगे मार्केट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपने इनकम्बरेंस मतलब चार्ज क्रिएट कर दिया, लियन क्रिएट कर दिया है, ठीक है जी।
उसके बाद प्लेज, लियन, नेगेटिव लियन, नॉन डिस्पोजल अंडरटेकिंग, ये भी इनकम्बरेंस है। फिर एनी कोविनेंट मतलब टर्म इन कंडीशन, ट्रांजैक्शन कंडीशन और अरेंजमेंट इन द नेचर ऑफ इनकम्बरेंस बाय वट एवर नेम कॉल्ड वेदर एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कोई खास रेलेवेंस मेरे लिए इस डेफिनेशन का, इनकम्बरेंस की डेफिनेशन का नहीं है, बट 29(4) में पढ़कर थोड़ा सा रेलेवेंस मुझे पता लगेगा। फिलहाल मैं रेगुलेशन 29 पे आ चुका हूँ। रेगुलेशन नंबर 29 जो कि डिस्क्लोजर पे सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, ये क्या कहती है? बात बड़ी सीधी सी है। कहता जी ऐसा है, अगर कोई भी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर होता है, मतलब जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था 5%, और 5% एक्वायर करने के बाद उसमें कोई भी उथल पुथल होती है ऊपर नीचे, कितना? 2%, 2% ऊपर नीचे कोई भी होती है, तो फिर उसका डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। इन चीज़ों का प्रॉपर डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। 5% अगर आप किसी कंपनी में शेयर एक्वायर करते हो तो उस कंपनी को भी बता दो और सभी को भी बता दो। उसके बाद जब जब 2% से ज़्यादा का मूवमेंट आएगा अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो उसके बारे में भी इनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ये रेगुलेशन 29 की रिक्वायरमेंट है। तो थ्रेशोल्ड फॉर डिस्क्लोजर मतलब क्या लिमिट है डिस्क्लोजर की? एनी एक्वायरर टुगेदर विद द पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट विद हिम एक्वायरिंग शेयर और वोटिंग राइट इन द टारगेट कंपनी which taken together aggregate to 5% or more of the shares of such target company shall disclose। अब देख रहे हो, जब मैं टेक ओवर रेगुलेशन कर रहा था तो रेगुलेशन 3 के अंदर लिखा था कि अगर आप शेयर्स एक्वायर कर रहे हो या वोटिंग राइट जिसका रिजल्ट है 25% ऑफ द वोटिंग राइट, अब यहां कह रहा है कि आप शेयर्स एक्वायर कर रहे हो या वोटिंग राइट जिसका रिजल्ट है 5% ऑफ द शेयर्स। वोटिंग राइट नहीं, अब शेयर्स की बात कर रहा है। समझ आया? तो यानी कि अगर एक्वायरर या फिर प्लस पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, अगर मैं कहता हूं एक्वायरिंग कितना है 5% या 5% से ज्यादा ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। 5% ऑफ द शेयर्स है, ध्यान रखना, वोटिंग पावर नहीं। वोटिंग पावर कब था? टेक ओवर में। ये क्या है? सब्सटेंशियल एक्विजिशन। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना प्लीज। आगे, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी, अगर आईजीपी पे कोई लिस्ट एंटिटी है, इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्ट है, तो फिर वहां 5% की जगह क्या देखा जाएगा? सब्सटेंशियल एक्विजिशन में 10%, तो वहां 5% नहीं 10% देखा जाएगा। ठीक, आगे फिर इन केस ऑफ अ चेंज इन द शेयर होल्डिंग एंड वोटिंग राइट, तो फिर 5% एक्वायर करने के बाद अब अगर चेंज होता है 2% से ज्यादा ऊपर या नीचे, एनी पर्सन टुगेदर विद द पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट विद हिम होल्ड शेयर और वोटिंग राइट एंटाइटल देम टू द 5% और मोर ऑफ द शेयर्स और वोटिंग राइट इन द टारगेट कंपनी दैट इज 5% ऑलरेडी एक्वायर्ड। अगर 5% ऑलरेडी एक्वायर्ड हो चुके हैं और उसके बाद शेल क्या करोगे? डिस्क्लोज करोगे द नंबर ऑफ शेयर और वोटिंग राइट हेल्ड और चेंज इन द शेयर होल्डिंग और वोटिंग राइट इवन इफ सच चेंज रिजल्ट इन शेयर होल्डिंग फॉलिंग बिलो 5%, यानी कि एनी चेंज ऊपर और नीचे डिस्क्लोज करो, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो, डिस्क्लोजर करो। कब? if there has been a change in such holding from the last disclosure made as above or as given here and such change exceed 2%. कब? if such change, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो, is more than 2%. 2% किसका? of the total shareholding और voting right of shares होल्डिंग और वोटिंग राइट इन टारगेट कंपनी। ठीक है जी, 5% ऑलरेडी एक्वायर कर चुके हो, इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म के लिए 5% नहीं है, 10% है, और ये 2% जो है ये 5% है। इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म के लिए 5% 10% है और 2% 5% है। ठीक हो गई इतनी बात भी? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पीरियड ऑफ डिस्क्लोजर, हाँ जी, द डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड शैल बी मेड, ये इंपॉर्टेंट है, विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन, विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट इन द टारगेट कंपनी
विद इन 2 वर्किंग डेज के अंदर अलॉटमेंट करना है। जिस दिन आपने ये अलॉटमेंट हुआ है या एक्वायर किए हैं शेयर या डिस्पोजल हुआ है या वोटिंग राइट एक्वायर किया, किसको किसको, स्टॉक एक्सचेंज को, अनटारगेट कंपनी को, दोनों को आपको बताना है कि लो जी हमने आपके शेयर एक्वायर कर लिए हैं। उसके अलावा अच्छा, टारगेट कंपनी को कहां करना है, उनके रजिस्टर्ड ऑफिस पे, एट देयर रजिस्टर्ड ऑफिस। नेक्स्ट पॉइंट, द शेयर टेकन बाय द वे ऑफ इनकम्बरेंस। अब याद करो, मैंने 29(4) के रेफरेंस में कहा था 28 को पढ़ना। इनकम्बरेंस में क्या क्या आता है, कोई भी लियन क्रिएट करना, कोई भी चार्ज क्रिएट करना, कोई भी अंडरटेकिंग लेना कि अब ये शेयर आगे ट्रांसफर नहीं हो सकते। तो कहता है कि अगर एक्विजिशन हुआ है इन फेवर ऑफ द एक्वायरर, शेयर टेकन बाय द वे ऑफ इनकम्बरेंस शेल बी ट्रीटेड एज एक्विजिशन। तो यानी कि इनकम्बरेंस इज इक्वल टू एक्विजिशन है। तो शेयर गिवन अपॉन रिलीज ऑफ द इनकम्बरेंस शेल बी ट्रीटेड एज डिस्पोजल। शेयर गिवन अपॉन रिलीज ऑफ इनकम्बरेंस, इनकम्बरेंस रिलीज हुआ तो इसे डिस्पोजल कहा जाएगा। क्रिएशन ऑफ इनकम्बरेंस, इसे क्या कहा जाएगा, एक्विजिशन कहा जाएगा। ठीक है। एंड डिस्क्लोजर शैल बी मेड बाय सच पर्सन अकॉर्डिंगली इन सच फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड। बस जी, इनका भी डिस्क्लोजर होना चाहिए, क्योंकि यहां पर एक्विजिशन और डिस्पोजल में ये भी इंक्लूड होते हैं। जब मैं एक्विजिशन की बात करता हूं और डिस्पोजल की बात करता हूं, तो एक्विजिशन के अंदर इनकम्बरेंस क्रिएट होना भी आता है और डिस्पोजल के अंदर शेयर रिलीज होना भी आता है। ठीक है जी। exempted provided that such requirement shall not apply to the scheduled commercial bank। अब देखो ना, अगर किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह ने कंपनी को लोन दिया हुआ था, कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, बदले में उसने कंपनी के 5% शेयर ले लिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यस बैंक ने, रियल घटना है, फोर्टिस को लोन दे रखा था, फोर्टिस को हॉस्पिटल को लोन दे रखा था। अब लोन में हुआ डिफॉल्ट, तो यस बैंक ने एक्वायर्ड किया, यस एक्वायर्ड 22% इन फोर्टीज। तो ये गाइडलाइंस लगेंगी नहीं, डिस्क्लोजर नॉट एप्लीकेबल, डिस्क्लोजर नॉट एप्लीकेबल। ठीक हो गई इतनी बात भी क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए जी। फिर आगे कहता है डिस्क्लोजर ऑफ द इनकम्बर्ड शेयर्स, डिस्क्लोजर ऑफ इनकम्बर्ड शेयर्स। हाँ जी, अगर आपके शेयर्स पे कोई भी इनकम्बरेंस आपने क्रिएट किया है तो ये बड़ी खतरनाक घटना है। इनकम्बरेंस कौन, खासकर प्रमोटर। अगर मान लीजिए प्रमोटर अपने शेयर पे इनकम्बरेंस क्रिएट कर रहा है, तो पता है सत्यम घोटाला ही इस वजह से हुआ था। क्यों? क्योंकि रामलिंगम राजू अब पैसा तो मूव कर चुके थे अपने बच्चों की कंपनी की तरफ, तो सवाल उठा फिर कंपनी में सैलरियां वगैरह कैसे पे ऑफ हो रही थी, क्योंकि उनके पास 70% की शेयर होल्डिंग थी रामलिंगम राजू के पास सत्यम के अंदर। एंड व्हाट ही वाज डूइंग इज दैट कि वो बैंकों से लोन ले रहे थे अपनी जो शेयर होल्डिंग है उसको प्लेज करके। तो वहाँ शेयर प्लेज होते थे, यहाँ पैसा आता था, जिससे कंपनी का डे टू डे रूटीन मैनेज हो रहा था। किसी ने गौर नहीं किया, किसी ने भी कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट तक नहीं थी हमारे देश में, जिसका रिजल्ट ये निकला कि जब डिफॉल्ट हुआ और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा कि फंड कैसे मैनेज हो रहे हैं, इस वजह से मैनेज हो रहे थे। तो फिर उसके बाद हम सेबी वगैरह सब जागे और उसके बाद ये रिक्वायरमेंट सामने आई कि प्रमोटर अगर अपनी इक्विटी को कहीं पर भी प्लेज कर रहा है, कहीं पर भी इनकम्बरेंस कर रहा है, तो उसका डिस्क्लोजर होगा प्रमोटर के द्वारा। डिस्क्लोजर जरूरी है। द प्रमोटर ऑफ एवरी टारगेट कंपनी, क्योंकि ये खतरनाक है, मतलब कंपनी का अफेयर्स मतलब खतरनाक हालात में जा रहा है। shall disclose detail of the shares in such target company encumbered by him or by person acting in concert with him in such form as may be specified। ठीक है, आगे तो न केवल अपने शेयर्स बल्कि पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट का भी पूरा का पूरा डिस्क्लोजर किया जाएगा। प्रमोटर ऑफ एवरी टारगेट कंपनी शेल डिस्क्लोज, जो भी शेयर प्लेज हैं उनका डिस्क्लोजर होगा। एंड आगे प्रोवाइडेड दैट द अफोरसेड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट शेल नॉट बी एप्लीकेबल वेयर सच इनकम्बरेंस इज अंडरटेकन इन द डिपॉजिटरी। देखो डिपॉजिटरी के केस में आपको ये डिस्क्लोजर करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि वहां हमारे पास वैसे ही रिकॉर्ड होता है, सेबी के पास, स्टॉक एक्सचेंज के पास वैसे ही रिकॉर्ड होता है। डिपॉजिटरी विल कीप ऑन शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन, तो वहां पर हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि शेयर्स अंडर डिपॉजिटरी हैं। मेरे लिए दिक्कत ये है डिस्क्लोजर की तब है जब आप फिजिकल शेयर्स होते हैं ना, वैसे तो होते नहीं, बट अगर कोई फिजिकल शेयर तुम्हारे पास पड़े हुए हैं तो ये प्रॉब्लम आएगी। हाँ जी, पर्पस क्या है?
to obtain the information where promoter is obtaining funds by pledging his share, and this might be an indication of some adverse situation about affairs of the company. तो इसलिए डिस्क्लोजर कहा जा रहा है. Why not for the depository? As in the system of depository, SEBI get this information through depository, thus no separate disclosure required. ये ज्ञान की बातें हैं जो मेरी तरफ से लिखी गई हैं आपके लिए. ठीक है, आगे बढ़े. डिटेल ऑफ इन्वोकेशन. हाँ, अगर मान लीजिए और खतरनाक है कि अगर डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट होने के बाद प्लेज जो है या फिर जो चार्ज है वो इन्वोक हो गया, तो फिर द प्रमोटर ऑफ एवरी टारगेट कंपनी शेल डिस्क्लोज डिटेल ऑफ एनी इन्वोकेशन ऑफ सच इनकम्बरेंस और रिलीज ऑफ सच इनकम्बरेंस ऑफ शेयर इन सच फॉर्म एज में बी स्पेसिफाइड. तो यानी कि कोई भी इन्वोकेशन ऑफ द इनकम्बरेंस हुआ है या रिलीज हुए हैं इनकम्बरेंस का, तो उसका भी डिस्क्लोजर करना पड़ेगा. प्रोवाइडेड नॉट एप्लीकेबल अगर वो डिपॉजिटरी के फॉर्म में है. इन्वोकेशन का मतलब डिफॉल्ट. डिफॉल्ट होने पर, ठीक है जी. रिलीज होने पर भी और डिफॉल्ट होने पर भी, इन्वोकेशन होने पर भी डिस्क्लोजर होगा. कोई भी इनकम्बरेंस क्रिएट करते हो, कोई भी इनकम्बरेंस होता है तो भी होगा. डिपॉजिटरी के केस में डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं है. टाइम पीरियड फॉर द डिस्क्लोजर. द डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड अंडर सब रेगुलेशन नंबर 1 एंड सब रेगुलेशन नंबर 2 कब तक किया जाना चाहिए? 7 वर्किंग डेज. ये रेलेवेंट है सबसे. फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन और इन्वोकेशन और रिलीज ऑफ इनकम्बरेंस. किसको? स्टॉक एक्सचेंज को और टारगेट कंपनी को. इसके अलावा द प्रमोटर ऑफ एवरी टारगेट कंपनी शैल डिक्लेयर ऑन द ईयरली बेसिस दैट ही along with the person acting in concert has not made any encumbrance directly or indirectly other than those already disclosed during the financial year. ठीक है, आगे टाइम पीरियड ऑफ डिक्लेरेशन. ये जो 4th पॉइंट की डिक्लेरेशन है ये कब दिया जाना चाहिए? अगेन 7 वर्किंग डेज से. स्टॉक एक्सचेंज को भी और ऑडिट कमेटी ऑफ द टारगेट कमेटी को भी ये इनको डिक्लेरेशन दिया जाएगा. ऑडिट कमेटी को कि हमारा कोई भी डिस्क्लोजर नहीं है, कोई भी इनकम्बरेंस वगैरह नहीं है, एंड साथ में किसको? स्टॉक एक्सचेंज को. तो ये था जी पूरे का पूरा डिस्क्लोजर्स आपके. ये डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट थी. तो यहां पर रेगुलेशन नंबर 31 इनकम्बरेंस के ऊपर बात कर रही है कि इनकम्बरेंस का डिस्क्लोजर करना पड़ेगा. इनकम्बरेंस का डिस्क्लोजर होगा, उसके बाद इन्वोकेशन का डिस्क्लोजर होगा, और ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपके शेयर्स पे कोई भी इनकम्बरेंस नहीं है. इस चीज़ का भी डिस्क्लोजर होगा. उसके बाद इससे पहले रेगुलेशन नंबर 29 के अंदर 5% शेयर्स एक्वायर करने पे डिस्क्लोजर की बात की गई थी कि अगर 5% शेयर एक्वायर करते हो उसके बाद कभी भी अप एंड डाउन अगर 2% होगा तो उनका भी डिस्क्लोजर होगा. ठीक है जी. उसके बाद डिस्क्लोजर रिलेटेड प्रोविजन रेगुलेशन 28 बताता है कि डिस्क्लोजर किस किस को करने पड़ते हैं, ये उसके बारे में बताता है रेगुलेशन 28. तो 3 लोगों के बारे में कह रहा है. पहला किसके? पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, फिर एक्वायरर, फिर प्रमोटर ऑफ द टारगेट कंपनी. ठीक है. और फिर हमने ये कहा ऑब्लिगेशन ऑफ द मैनेजर. ये सब तो हम कर ही चुके थे. चलिए जी.